हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब के चैनल पे। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th के धातु एवं अधातु जो चैप्टर है उसके अगले टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम लोग बात करेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में, ठीक ना। विद्युत रासायनिक श्रेणी या जिसको हम लोग सक्रियता श्रेणी भी कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक ना। विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है बच्चों, आप सभी लोग जानते हैं, ध्यान देंगे सभी लोग। तत्वों को उनके बढ़ते हुए मानक इलेक्ट्रोड विभव, ठीक ना। तत्वों को उनके बढ़ते हुए मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में, ठीक ना, मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी। देखिए, तत्वों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव को हम लोग ई नॉट से प्रदर्शित करते हैं ना। तत्वों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है जिसे हम लोग बोलते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी, ठीक है। विद्युत रासायनिक श्रेणी ध्यान से देखते हैं बच्चों। तत्वों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है जिसे विद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत रासायनिक श्रेणी कहेंगे या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सक्रियता श्रेणी कहते हैं, ठीक है। विद्युत रासायनिक श्रेणी की अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो यहाँ पे देखिए पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, ठीक ना, कॉपर, मरकरी, इस तरह से तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। तो अगर हम ऊपर से नीचे जाएं तो तत्वों का मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और यदि हम लोग केवल धातु तक बात करेंगे, नीचे अधातुओं को रखा गया है, तो अगर तत्वों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कर दें तो जो श्रेणी प्राप्त होगी उसी को हम लोग बोलते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी, ठीक है। आगे हम लोग इसके उपयोग के बारे में बात करते हैं बच्चों कि विद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी के क्या उपयोग होते हैं। सबसे पहले उपयोग हम लोग बात करेंगे धातुओं की क्रियाशीलता। किसकी बात करेंगे? धातुओं की क्रियाशीलता। इसमें धातुओं की क्रियाशीलता को देखते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर के धातु नीचे वाली धातु से अधिक क्रियाशील होते हैं। मतलब इस विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातु ऊपर व्यवस्थित होगा वो अपने से नीचे वाले धातुओं से अधिक क्रियाशील होगा। बात समझ में आ रहा है? यदि हम बात करें कैल्शियम की, तो कैल्शियम जो होगा जिंक से अधिक क्रियाशील होगा। क्यों? क्योंकि कैल्शियम जिंक से ऊपर व्यवस्थित है। तो इस विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातु ऊपर व्यवस्थित होगा वो अपने से नीचे वाले धातुओं से क्या होगा, अधिक क्रियाशील होगा। जैसे देखिए, यदि हम कैल्शियम की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट से कराते हैं, किससे कराते हैं? कैल्शियम की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट से कराएंगे। देखिए, कैल्शियम यहाँ पर उपस्थित है और कॉपर यहाँ पर उपस्थित है, यानी कॉपर धातु से कैल्शियम बहुत ऊपर उपस्थित है। इसका मतलब कि कैल्शियम अधिक क्रियाशील होगा किससे? कॉपर से। और अधिक क्रियाशील होगा तो कॉपर को ये क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा, यानी बनेगा कैल्शियम सल्फेट और कॉपर धातु अलग हो जाएगा, ठीक है। तो जो धातु विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातु ऊपर व्यवस्थित होते हैं वो अधिक क्रियाशील होते हैं अपने से नीचे वाले धातुओं की तुलना में, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे बच्चों। अगला देखिए, धातुओं द्वारा अम्लों से हाइड्रोजन का विस्थापन, ठीक है। धातुओं द्वारा अम्लों से हाइड्रोजन का विस्थापन। विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं। कहने का अर्थ यह है कि अगर हम इस विद्युत रासायनिक श्रेणी की बात करें तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी तत्व व्यवस्थित है, जितने भी धातु व्यवस्थित हैं, वो अगर किसी भी अम्ल की बात करेंगे, इनकी अभिक्रिया हाइड्रोजन से ऊपर जितने धातु उपस्थित हैं, इनकी अभिक्रिया किसी अम्ल से कराई जाए तो उस अम्ल से ये हाइड्रोजन गैस को क्या कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं। जैसे देखिए, यदि मैग्नीशियम धातु की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराएं, देखिए तो मैग्नीशियम धातु की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से करा रहे हैं तो मैग्नीशियम धातु हाइड्रोजन से ऊपर व्यवस्थित है, मतलब मैग्नीशियम धातु हाइड्रोजन को विस्थापित
कर सकता है। ध्यान देंगे तो मैग्नीशियम धातु जो होगा हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा, यानी बनाएगा मैग्नीशियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। यदि कॉपर की अभिक्रिया HCl से कराएं, किससे कराएं? देखिए कॉपर की अभिक्रिया हम लोग HCl से करा रहे हैं, तो कॉपर हाइड्रोजन से नीचे व्यवस्थित है, मतलब हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है। तो अगर कॉपर हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है तो यह हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएगा, यानी यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, जो अधिक क्रियाशील धातु हैं वही क्या करेंगी, हाइड्रोजन से जो अधिक क्रियाशील धातु हैं वही अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती हैं। हाइड्रोजन से कम क्रियाशील जो धातु होंगी वो अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएंगी। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे बच्चों, अगला पॉइंट है अधातुओं की क्रियाशीलता। ठीक है, अधातुओं की क्रियाशीलता देखिए विद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे वाली अधातु अधिक क्रियाशील होती है, मतलब विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो अधातु सबसे नीचे व्यवस्थित होता है, अधातु की बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे सभी लोग। अधातु की अगर बात किया जाए तो जो अधातु सबसे नीचे व्यवस्थित होता है वो सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है अधातुओं में। ठीक ना, जो अधातु सबसे नीचे व्यवस्थित होगा अधातुओं में वो सबसे अधिक क्रियाशील होगा। धातु भी हमने क्या बताया था, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातु सबसे ऊपर व्यवस्थित होगा वो सबसे अधिक क्रियाशील, लेकिन अधातु में जो सबसे नीचे व्यवस्थित होगा वो सबसे अधिक क्रियाशील होता है विद्युत रासायनिक श्रेणी में। ठीक ना, देखिए विद्युत रासायनिक श्रेणी में यदि हम लोग यहाँ से बात करें, ध्यान से देखिएगा, यदि हम लोग यहां से बात करें बच्चों तो ये अधातु है, और अधातु में आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन। फ्लोरीन सबसे नीचे व्यवस्थित है, इसका मतलब इन सभी अधातुओं में फ्लोरीन सबसे ज्यादा क्रियाशील होगा। फ्लोरीन क्या होगा, सबसे ज्यादा क्रियाशील होगा। वही कह रहा है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे वाली अधातु अधिक क्रियाशील होती है, नीचे वाली जितनी अधातु होंगी वो अधिक क्रियाशील होंगी। देखते हैं, यदि हम लोग फ्लोरीन की अभिक्रिया पोटेशियम ब्रोमाइड से कराते हैं, देखो फ्लोरीन ब्रोमीन से अधिक क्रियाशील है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन जो है अधातु है, ब्रोमीन भी यहाँ पे जुड़ा है अधातु है, तो ब्रोमीन से नीचे व्यवस्थित है फ्लोरीन। अधातु जो फ्लोरीन है ब्रोमीन से नीचे व्यवस्थित है, इसका मतलब फ्लोरीन ब्रोमीन से अधिक क्रियाशील होगा। अगर फ्लोरीन ब्रोमीन से अधिक क्रियाशील है तो फ्लोरीन ब्रोमीन को विस्थापित कर देगा, यानी कि जहां पर ब्रोमीन जुड़ा हुआ है वहां पर जाकर फ्लोरीन जुड़ेगा और ब्रोमीन अलग हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या बना, पोटेशियम फ्लोराइड, ब्रोमीन अलग हो गया। दूसरा रिएक्शन देखो बच्चों, आयोडीन की अभिक्रिया KCl से करा रहे हैं, पोटेशियम क्लोराइड से। जरा देखिए तो आयोडीन क्लोरीन से क्या है, ऊपर व्यवस्थित है, मतलब आयोडीन कम क्रियाशील है किसकी तुलना में, क्लोरीन की तुलना में। तो अगर आयोडीन की अभिक्रिया KCl से कराएंगे तो आयोडीन क्लोरीन से कम क्रियाशील है, इसका मतलब ये क्लोरीन को विस्थापित नहीं कर पाएगा, यानी यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में बात किए। ठीक ना, इस पे हम लोग एक आध दो क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों, ध्यान देंगे। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव E0 का मतलब मानक इलेक्ट्रोड विभव के मान के अनुसार विद्युत रासायनिक श्रेणी बनाइए, यानी कुछ तत्व और उनके मान दिए गए हैं और उसके आधार पे विद्युत रासायनिक श्रेणी में जैसे जैसे तत्व व्यवस्थित हैं उस आधार पे रखना है आपको। देखिए यहाँ पे बेरियम का मान दिया है -2.77 ना, -2.77। मैग्नीज का दिया है कितना, -1.20। आयरन का दिया है -0.56 और कॉपर का दिया है +0.43। तो सबसे अगर मानक इलेक्ट्रोड विभव की अगर हम लोग बढ़ते हुए क्रम की बात करें तो सबसे छोटी वैल्यू कौन है, माइनस वाली। ठीक ना, माइनस में जो जितनी बड़ी वैल्यू होती है उतना ही छोटा होता है। तो सबसे पहले हम लोग किसको लिखेंगे, किसको लिखेंगे, बेरियम को। ठीक ना, बेरियम को आपको सबसे पहले लिखना है, उसके बाद क्या लिखेंगे, मैग्नीज। देखो बेरियम के बाद इससे बड़ी वैल्यू कौन सी है, मैग्नीज की, तो हम लोग किसको लिखेंगे, मैग्नीज को। मैग्नीज हो गया। मैग्नीज से बड़ी वैल्यू कौन सी है, आयरन की, आयरन से बड़ी वैल्यू
कॉपर की। तो यहाँ पे देखिए इनको इस प्रकार से बेरियम, बेरियम के बाद मैग्नीज, मैग्नीज के बाद आयरन, आयरन के बाद कॉपर, इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाएगा, ठीक ना। जो वैल्यू जितना छोटा है उसको सबसे पहले, जो वैल्यू जितना बड़ा है उसको सबसे बाद में, ठीक ना। क्योंकि मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में अगर हम लोग जाएं तो बढ़ते हुए क्रम का मतलब ही हो गया कि सबसे छोटी वैल्यू सबसे पहले, सबसे बड़ी वैल्यू सबसे बाद में, ठीक ना। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यहां पे लिखा गया है कि कॉपर सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर को विस्थापित कर देता है, जबकि सिल्वर जिंक नाइट्रेट से जिंक को विस्थापित नहीं कर पाता है, क्यों, ठीक ना। कह रहा है कि कॉपर धातु जो है सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर को विस्थापित कर देता है, लेकिन अगर हम लोग सिल्वर की बात करें तो सिल्वर जिंक नाइट्रेट से जिंक को विस्थापित नहीं कर पाता है, क्यों, ऐसा क्या होता है। जरा देखिए, कॉपर धातु की अभिक्रिया सिल्वर नाइट्रेट से कराएंगे तो कॉपर नाइट्रेट और सिल्वर धातु प्राप्त होगा, मतलब कॉपर ने सिल्वर को विस्थापित कर दिया। क्यों विस्थापित कर दिया, क्योंकि कॉपर सिल्वर से अधिक क्रियाशील है। देखिए यहाँ पर कॉपर है और नीचे क्या है, सिल्वर, तो कॉपर सिल्वर से अधिक क्रियाशील है, इसका मतलब ये कॉपर सिल्वर को विस्थापित कर सकता है, ठीक ना। तो देखिए कॉपर धातु ने सिल्वर को विस्थापित कर दिया, यहाँ पे लिखा गया है क्योंकि कॉपर सिल्वर से अधिक क्रियाशील है, इसलिए इसने क्या किया, कॉपर धातु ने सिल्वर को विस्थापित कर दिया। लेकिन अगर हम सिल्वर धातु की अभिक्रिया जिंक नाइट्रेट से कराते हैं, देखिए सिल्वर धातु की अगर हम बात करें, ये सिल्वर धातु है और जिंक नाइट्रेट, ये सिल्वर धातु जिंक नाइट्रेट को विस्थापित नहीं कर पाएगा, क्यों, क्योंकि जिंक से बहुत कम क्रियाशील है सिल्वर धातु, यानी कि जिंक अधिक क्रियाशील है और सिल्वर धातु कम क्रियाशील है। तो अगर हम लोग सिल्वर की बात करें तो सिल्वर कम क्रियाशील है, इसलिए अधिक क्रियाशील को विस्थापित नहीं कर पाएगा, ठीक ना। यहाँ पे लिखा गया है चूंकि सिल्वर जिंक से बहुत कम क्रियाशील है, इसलिए क्या करेगा, सिल्वर कभी भी जिंक को विस्थापित नहीं कर पाएगा, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो बच्चों ये विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में छोटी सी वीडियो थी। इसके आगे आने वाली वीडियो में हम लोग अगले टॉपिक को कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।